जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ASK आनंद और आप देख रहे हैं ASK एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में। इस प्रैक्टिस सेट में आपका कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों होगी और ये आपका जो सेकंड पेपर होता है सीटेट का सेकंड पेपर, ये उसके लिए है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो आपके इस बार पेपर देंगे उसमें यहाँ से काफ़ी प्रश्न सेम टू सेम मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न लिए हैं ये सभी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट आपके SST के हो चुके हैं और अन्य सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही NCERT बेस्ड नोट्स भी चैनल पर अपलोड हैं, जाकर आप दे सकते हैं इसी साल के। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज के टोटल 60 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। जैसे एक का ABCD जो भी आपको लगे, बी और सेकंड का, थर्ड का जो भी लगे, आप नीचे प्रत्येक प्रश्न का आंसर देंगे। लास्ट में आपको 60 में से कितने अंक आपको मिले यानी कि कितने आपने सही विकल्प दिए वो भी बताना होगा। तो वीडियो में चलिए लास्ट तक बने रहिएगा और आज के देखते हैं टोटल 60 प्रश्न, जिसमें से 15 आपके हिस्ट्री के होंगे, 15 जियोग्राफी, 15 सिविक्स और 15 पेडागोजी के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है हिस्ट्री से रिलेटेड, यहाँ 15 क्वेश्चन तक लगातार हिस्ट्री चलेगी। पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो जो इन्होंने गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उसको क्या कहा गया था? धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, अब क्या इन्होंने पहला उपदेश जो बोधगया में दिया था वो है, या फिर आपका लुम्बिनी सही विकल्प होगा, या फिर आपका सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन क्या होगा? सारनाथ। ऑप्शन लगातार आप नीचे कमेंट किया करिए। अच्छा, आप ये बताएं कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? ज्ञान इनमें से कहाँ प्राप्त किया था? जो पहला उपदेश दिया वो तो सारनाथ था, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? अगला क्वेश्चन, मौर्य समाज में समाहर्ता का क्या अर्थ था? मौर्य समाज में जो है समाहर्ता का क्या अर्थ था? क्या सेना का नेतृत्व करने वाला, राजस्व यानी कि कर को एकत्र करने वाला, धार्मिक कार्यों को देखने वाला, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है राजा की सुरक्षा करने वाला। तो जो समाहर्ता था इसका अर्थ क्या था? इसका सही जवाब था आपका राजस्व यानी कि कर को एकत्र करने वाले को समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? आप ये कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध जो आपका एहोल जो अभिलेख था ये किस शासक ने लिखवाया था? तो एल्होर का जो आपका अभिलेख है ये क्या समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, या फिर पुलस्केन द्वितीय, या फिर आपका अशोक ने? तो किसने लिखवाया था इसको? सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पुलिस जो है पुलकेशिन द्वितीय ने। एल्होर अभिलेख को किसने लिखवाया? पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की सल्तनत किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा वो सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण की प्रणाली लागू की थी? क्या इल्तुतमिश, बलबन, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? जो सैनिक थे, सैनिक को एक जो है लिमिटेड वेतन देने की प्रथा लागू की थी जिसे बाजार नियंत्रण कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो जो आपके गुरु नानक थे इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था, तलवंडी यानी कि ननका साहिब, या पटना में, या फिर आपका नंदेड़ में। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन लगातार नीचे कमेंट करिए। सही जवाब है आपका तलवंडी यानी कि काना साहिब, तलवंडी ननकाना साहिब में। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो कौन सा मुगल शासक था जिसने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था? तो क्या बाबर ने शुरू किया था, अकबर ने, जहांगीर ने, या फिर आपका शाहजहां ने? तो सही जवाब इसका हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था, या मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू किया? अकबर ने। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो था वो किस वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1757, बी 1764, सी 1857, या फिर डी 1947। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? सही जवाब हो जाएगा आपका 1757। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? क्या दयानंद सरस्वती ने की, राजा राम मोहन राय ने की, या फिर ईश्वर चंद
विद्यासागर ने या फिर केशव चंद्र सेन ने किया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट जवाब होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कब हुआ? क्या 13 अप्रैल 1919 को, 1920 को, 1922 को या फिर 1925 को? काफ़ी आसान सवाल है, इसको सब लोग जानते हैं, तो इसका जवाब तो सभी लोग देंगे। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? जनरल ओडायर और जनरल ऑर्डायर, ठीक है, दो थे, जिसमें से जो भारत के जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने अपनी एक मीटिंग फिक्स की थी, जो कुछ इस प्रकार से पूरा आपका जो बना था। तो रास्ता जाने का एक ही था, यहाँ पर जो है मीटिंग फिक्स, यहाँ मेला लगा हुआ था, जो दूर दूर से लोग आए हुए थे मीटिंग में, ठीक है, मीटिंग का भाग लेने और उस मेले को देखने, ठीक है। तो इसमें से यहाँ से जो है आने जाने का सिर्फ गेट था। तो जनरल ओडायर ने ऑर्डर दिया था और जनरल ऑर्डायर ने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें से हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की घटना है, पंजाब अमृतसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, बदरुद्दीन तैयब थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे या फिर खान गफ्फार खान थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जो है प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब आप बताएं कि जो कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक था, इसकी स्थापना क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में रैयत वाली व्यवस्था का मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में लागू हुआ था? तो जो रैयत वाली व्यवस्था थी, ये किन क्षेत्रों में लागू हुई थी? क्या बंगाल और बिहार में, पंजाब और उत्तर पश्चिम में, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में, या फिर केवल अवध में? तो कहाँ पर मुख्य रूप से आपका ये व्यवस्था लागू हुई थी? रैयत वाली व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, नेतृत्व कई जगह से पूछता है, तो आपको सभी चीज़ें ध्यान से देखना है। जैसे 1857 का जो विद्रोह हुआ था, पहले बताएं कि ये शुरू कहाँ से हुआ था? तो बैरकपुर से शुरू हुआ था। ठीक है, मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। और अब यहाँ पर क्वेश्चन इस बार पूछा है इसमें यहाँ पर कि लखनऊ से विद्रोह किसने किया? तो क्या लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने, बेगम हज़रत महल ने या फिर कुंवर सिंह ने? तो जो लखनऊ से पूछता है, तो लखनऊ से बेगम हज़रत महल ने किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से की थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की झांसी से बेगम हज़रत महल, लखनऊ से यानी कि यूपी के लखनऊ से, राजधानी से जो अभी है, ये तात्या टोपे थे, इन्होंने कानपुर से किया था। कुंवर सिंह ने बिहार से किया था सिर्फ। ठीक है, सुल्तानपुर बिहार से। नेक्स्ट है आपका, पूना समझौता किनके मध्य हुआ था या किसके बीच हुआ था? पूना का समझौता किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था, गांधी और अम्बेडकर के बीच, या फिर मुस्लिम और कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य, या फिर आपका नेहरू और जिन्ना के मध्य? तो पूना समझौता जो है ये किसके मध्य हुआ था? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, तो गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। ठीक है, पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के कौन थे? क्या लॉर्ड माउंटबेटन थे, या फिर राजसी गोपालचारी थे, या फिर आपके राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे? तो यहाँ पर क्या पूछा है? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा है तो जाहिर सी बात है ये तो भारतीय थे नहीं। अब बचे यहाँ पे तीन, तो तीन में से कौन सही जवाब होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी, राजगोपालचारी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से अब शुरू होते हैं आपके जियोग्राफी के प्रश्न। 15 हिस्ट्री के हो गए, 15 जियोग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सिविक्स के। तो 15 में पहला प्रश्न है ये आपका, कह रहा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जिसको कोर कहा जाता है, इसका मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी होती है? तो क्या एल्युमिनियम और सिलिका से बनी होती है, सिलिका या मैग्नीशियम से बनी होती है, निकल और लोहा, या फिर लोहा और तांबा?
तो जो कोर होती है पृथ्वी की आंतरिक परत, आपसे पूछता है पृथ्वी की आंतरिक परत कौन सी होती है, तो कोर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है एक मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा निकिल और लोहा, यानी कि निकिल और आयरन या नाइफ कह सकते हैं आप, निकिल और लोहा से बनी होती है, निकिल और लोहा, ठीक है, याद रखिएगा, इससे ये बनी होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। जब दिन और रात की स्थिति बराबर होती है तो उस स्थिति को आप क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, विवुष कहते हैं, या फिर ग्रहण कहते हैं, या फिर उपसौर कहते हैं। तो देखिए जब दिन और रात बराबर हो तो उसको आप क्या कहेंगे, विषुव कहेंगे, ठीक है, विषुव कहा जाता है जब दिन और रात बराबर होते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो अग्नेय चट्टान का उदाहरण इसमें से कौन सा है, क्या ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी बलुआ पत्थर, सी ग्रेनाइट, या फिर डी संगमरमर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ग्रेनाइट। अग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या होता है, ग्रेनाइट होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल के किस परत में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं जो संचार में मदद करती हैं। तो वायुमंडल के किस परत में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, या फिर आपका बहिर्मंडल में। तो यहाँ पर रेडियो तरंगे पूछा है, तो रेडियो तरंगे किस मंडल में जो है परावर्तित होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आयन मंडल, सी जो हो जाएगा आपका आयन मंडल में होती है, ठीक है। अब आप ये बताएं कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं और वायुयान किस जो है मंडल में होती चलती हैं उड़ती हैं, ठीक है। अमेजन वर्षा किस महाद्वीप में होता है, अगला प्रश्न है, अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, फिर एशिया में। तो जो अमेजन वर्षा वन है ये कहाँ पर या किस महाद्वीप में स्थित है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अमेजन नदी कहाँ पर है, तो यहीं पर, अमेजन नदी कहाँ पर है, यहीं पर है, ठीक है। अगर आपसे पूछे दुनिया की सबसे लंबी नदी विश्व की, तो नील नदी बताएंगे, ठीक है, नील नदी बताएंगे। भारत की पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, गंगा नदी बताएंगे, ठीक है। और यहीं से पूछा जो आपका अमेजन जंगल है, जो जिसको जो है ऑक्सीजन का फेफड़ा कहा जाता है, वो कहाँ पर सर्वाधिक भाग किस एरिया में है, तो ब्राज़ील में है, ठीक है। तो सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र में है, तो ब्राज़ील देश में है। नेक्स्ट आपका, भारत को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो कितने में बांटा गया है, क्या 4, 5, 6 या 7। तो भारत को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है, आपको ये कमेंट करना है। सही जवाब हो जाएगा इसका 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 6 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी यानी कि ज्वारदन मुख बनाती है। तो क्या गंगा होगी, गोदावरी होगी, महानदी होगी, या फिर आपका नर्मदा होगी। तो डेल्टा यहाँ पर पूछा है कौन सी नदी नहीं बनाती है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका नर्मदा। नर्मदा नहीं, डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी यानी कि ज्वारदन मुख बनाती है, ठीक है। अच्छा आप ये बताएं कि डेल्टा कौन सी नदी इसमें से बनाती है, आप इसका कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौटता हुआ मानसून किस ऋतु में होता है, यानी कि भारत में लौटता हुआ मानसून किस ऋतु में होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी शरद ऋतु यानी कि अक्टूबर नवंबर में, या फिर डी शीत ऋतु। तो लौटता हुआ मौसम किस ऋतु में आता है या होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका शरद ऋतु। लौटता हुआ मौसम जो होता है आपका ये अक्टूबर नवंबर में होता है, अर्थात शरद ऋतु में लौटता हुआ मौसम आता है, जिस कारण से बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा को कपास मृदा भी कहा जाता है। तो किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जानते हैं, क्या जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, या फिर लेटेराइट मिट्टी को। तो कपास किसको कहते हैं, अब कपास मृदा जो होती है वो काली मिट्टी कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा, भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो टाइगर स्टेट की उपाधि किस राज्य को मिली हुई, क्या कर्नाटक को, उत्तराखंड को, मध्य प्रदेश को, या फिर पश्चिम बंगाल को। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश को। सर्वाधिक जो टाइगर कहाँ पर है, टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, यह है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो छोटा नागपुर पठार है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, क्या सोने के लिए प्रसिद्ध है, या फिर पेट्रोलियम के लिए, या फिर कोयला और लोहे के लिए, या फिर यूरेनियम के लिए।
तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये सही जवाब हो जाएगा, कोयला और लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? क्या हिमालय है, विंध्याचल है, अरावली है या फिर सतपुड़ा है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अरावली। ठीक है, अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अच्छा ये बताइए इसका क्षेत्र क्या है? अरावली पर्वत का जो क्षेत्र है, अभी देखने में हाल ही में भारत सरकार ने इसको जो है 100 मीटर से जितने नीचे हैं, 100 मीटर तक के जितने भी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ वन जंगल सबको काटने की परमिशन दी है। तो ये किस एरिया में पड़ता है आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, या फिर लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, या फिर अरब सागर और अंटार्कटिक महासागर को, या फिर भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा ये बताएं। 28 का पूछ रहा है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सही जवाब हो जाएगा इसका भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा पूछा यहाँ पर, कह रहा है कि जीरो अक्षांश रेखा किसको कहा जाता है? तो जीरो अक्षांश रेखा क्या मकर कर्क रेखा को कहते हैं, मकर को, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को, या प्रधान मध्याह्न रेखा को? तो देखिए ये जो ग्लोब बना होता है ये ग्लोब होता है। ठीक है, यहाँ पर बीचों बीच जो लाइन गुजरती है इसको जीरो अक्षांश, मध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जो बीचों बीच होती है ये वाली, इसके ऊपर 23.5 डिग्री होती है कर्क रेखा। कितना? 23.5 डिग्री। ठीक है, और ये होगी नॉर्थ यानी उत्तर साइड, ये जो 23.5 डिग्री साउथ होगी, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये होगी आपकी मकर रेखा ये वाली। ठीक है, ये होती है आर्कटिक 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये होती है अंटार्कटिक 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो विषुवत रेखा पूछा तो यहाँ पर ऑप्शन सी है ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो क्या सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, कोयला है या जल है? तो अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल यानी कि दोबारा जो है जो नहीं बनाई जा सकती, तो इसमें कौन सा होगा? सही जवाब हो जाएगा जाहिर सा है इसमें कोयला है। कोयला को जो है दोबारा नवीनीकरण के तौर पर नहीं किया जा सकता। बाकी आपका सौर ऊर्जा नवीकरणीय होती है, पवन ऊर्जा और जल ये सभी नवीकरणीय हैं, लेकिन कोयला एक बार आप समाप्त कर दिए तो दोबारा से ये नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, यहाँ से शुरू होता है तीसरा पार्ट यानी कि नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान, सिविक्स और पॉलिटी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा की प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका BR अम्बेडकर। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय या भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के जो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो किस संशोधन के द्वारा और कब जोड़ा गया है? जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो इसको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? क्या 42वें संशोधन 1976, या फिर 44वें संविधान संशोधन 1978, या फिर 61वें संविधान संशोधन 1989, या फिर 73वें संविधान संशोधन 1992? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस अनुच्छेद के किस संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान संशोधन में जोड़ा गया। किस संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार देता है? जीवन जीने और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद इसमें से देता है? तो क्या अनुच्छेद 19, 21, 24 या 32? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 21। ठीक है, 21 अनुच्छेद 21 जो है ये कहता है कि अब जो है जीवन जीने और व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को हो। अच्छा आप ये बताएं, जैसे आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं तो 21A में क्या दिया है? जैसे 21 में यहाँ पर जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, तो 21A में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? क्या 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष?
तो सही जवाब हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब आप बताएं प्रधानमंत्री की आयु क्या होना चाहिए। राष्ट्रपति की तो 35 हो गई, प्रधानमंत्री की कितनी आयु होना चाहिए। अगला प्रश्न, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। जो लोकसभा होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा स्पीकर। तो कौन करेगा इसकी अध्यक्षता। सही जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पर न तो राष्ट्रपति होते हैं, न उपराष्ट्रपति होते हैं, न प्रधानमंत्री होते हैं। तो लोकसभा में सारे सांसद तो बैठते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बैठे होते हैं, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता करता है वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, आप कमेंट करें, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस समय भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका कैसी होती है। तो क्या संसद के अधीन होती है, राष्ट्रपति के अधीन होती है, स्वतंत्र और एकीकृत होती है, फिर केवल राज्यों के अधीन होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र एवं एकीकृत होती है। जो भारत की न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है, ये किसी भी संसद या किसी राष्ट्रपति या फिर राज्यों के अधीन नहीं चलती है। ये जो आपके जिसको आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है न्यायपालिका, ये स्वतंत्र और एकीकृत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है। क्या नगर पालिका से, पंचायती राज व्यवस्था से, दल बदली कानून से, या फिर शिक्षा के अधिकार से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंचायती राज व्यवस्था से। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 73वां संविधान संशोधन आप एकदम रट लीजिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है। पंथ निरपेक्ष जो होता है यानी कि सर्कुलर जिसको कहते हो, तो इसका राज्य का क्या अर्थ होता है। राज्य का अपना एक विशेष धर्म, या फिर राज्य धर्म विरोधी होता है, या फिर राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म में रूप में मान्यता नहीं देता और सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है केवल अल्पसंख्यकों के धर्म की रक्षा करता है। तो केवल अल्पसंख्यकों को ऐसा नहीं है। ठीक है, अपना विशेष अधिकार नहीं होता है, इनमें अब विशेष अधिकार भी नहीं होगा, धर्मनिरपेक्षता भी नहीं होगा। जो राज्य होगा, ठीक है, तो इसके जो राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा, यानी कि जो भी देश होगा, यहाँ पर पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, तो चाहे देश हो चाहे राज्य हो, ठीक है, ये किसी भी धर्म को विशेष तौर पर नहीं देखेगा, सभी धर्मों को बराबर की नज़र से देखेगा, बराबर यानी कि सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो क्या लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, प्रधानमंत्री बुलाता है, या फिर आपका राज्यसभा का सभापति बुलाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसकी जो संसद की बैठकें होती हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक जो होती है, लोकसभा और राज्यसभा, इनको जो है राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, और साल में कम से कम 2 बार इसको बुलाना होता है। ठीक है, तो आपका जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के लिए अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, यानी कि SC/ST एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। क्या 2005, 1995, 1989 या फिर 1955। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, बी 1989 में। SC/ST एक्ट कब आया, 1989 में आया। ठीक है, अगला है, मीडिया को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है। तो मीडिया को लोकतंत्र का जो कौन सा स्तंभ माना जाता है, क्या पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो सही जवाब, काफ़ी आसान सवाल है, कई बार रिपीटेड है, चौथा स्तंभ माना जाता है। जो मीडिया है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट, मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य से शुरू हुई थी। जो मध्याह्न भोजन थी ये किस राज्य से शुरू हुई थी। क्या केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, फिर उत्तर प्रदेश से। तो सही जवाब है आपका तमिलनाडु से शुरू हुई थी मध्याह्न भोजन, जो यानी कि दोपहर में जो बच्चों को भोजन दिया जाता है प्राइमरी लेवल पर, अब जूनियर लेवल पर भी आ गया है, लेकिन पहले सिर्फ प्राइमरी लेवल पर था। तो तमिलनाडु से 2001 में ये शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य सरकार की कार्रवाई प्रमुख कौन होता है। जो राज्य सरकार की कार्रवाई का प्रमुख कौन होता है संवैधानिक रूप से। क्या मुख्यमंत्री होगा, मुख्य सचिव होगा, राज्यपाल होगा, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो देखिए यहाँ पर राज्य की बात आई है ना, तो राज्य का कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका
राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संवैधानिक रूप से जो है राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्त करता है, तो ये मुख्य कार्यकारी हो जाएगा। सरकार का मुख्य कार्यकारी कौन होगा? राज्यपाल होगा। नेक्स्ट है, भारत में वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, संवैधानिक एवं विविध अधिकार है, फिर संपत्ति का अधिकार है। तो वोट देने का जो अधिकार है ये एक तरह से कैसा अधिकार होगा? ये सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि संवैधानिक और विविध अधिकार है। ये 18 वर्ष प्लस जो यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के लोग हो जाते हैं, बच्चा हो जाता है, तो उसको समान रूप से वोट देने का अधिकार होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, चाहे ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, वो 18 वर्ष के प्लस आयु के साथ वो वोट देने का अधिकार वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? तो क्षेत्रीय दल कौन सा है इसमें से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि एनसीआई, या भारतीय जनता पार्टी, या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, या फिर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके। तो क्षेत्रीय दल इसमें से कौन सा होगा? क्षेत्रीय दल है इसमें ऑप्शन ये डी यानी कि मुद्रित मुत्रेंद्र कड़म, जो कि आपके साउथ साइड का ये है। ये आपकी क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय दल है। आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पूरे देश में अभी भी चुनाव लड़ रही है। इनके जो है नेता जो है बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय। और समाजवादी पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो सुश्री मायावती जी हैं। ठीक है, तो ये भी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी है, लेकिन ये कौन सी है? ऑप्शन डी जो है ये एक क्षेत्रीय पार्टी है। अब यहाँ से शुरू होती है पैडागॉजी। ठीक है, पैडागॉजी शुरू होती है। 15 प्रश्न पैडागॉजी के होंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होना चाहिए? जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण मुख्य रूप से किस पर, जो छात्रों के तथ्यों का विश्वकोश बनाना, या फिर भारत जो समाज में मौजूद विविधता का सम्मान करना और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, फिर ऑप्शन सी केवल ऐतिहासिक युद्धों और गतिविधियों को याद रखना, या फिर छात्रों को आज्ञाकारी बनाना। तो देखिए, पैडागॉजी में हमने हमेशा आपको बताया है कि एनिमेशन मेथड को आप लेकर चलिए। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो एनिमेशन मेथड का प्रयोग करिए, आंसर खुद ब खुद निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए केवल मात्र वाले हमने हमेशा बताया निगेटिव टैग वर्ड इनको कट करना। तो एनिमेशन मेथड कहता है कि जो गलत जवाब हो उनको आप कट करना सीखिए। तो केवल ऐतिहासिक युद्धों और तिथियों को याद करना, तो ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे कटा। छात्रों को आज्ञाकारी बनाना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे छात्रों को क्या तथ्य आप याद करवाएंगे? उनका विश्वकोश बनाना होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। बचा कौन सा? देखिए ऑटोमेटिक निकल कर ऑप्शन आपका सही आ रहा है, समाज में मौजूद विविधता का सम्मान करना और मानवीय मूल्यों को बढ़ाना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप बाजार विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानते हैं? जैसे आप एक सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं, उसमें आप जो है क्या पढ़ाने जा रहे हैं? बाजार के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो बाजार के विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त किस विधि को मानेंगे? पहला है कक्षा में केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। तो हमने आपको पहले ही बताया कि आप केवल मात्र ये सभी विषय जो होते हैं, ये सभी टैग वर्ड जो होते हैं ये निगेटिव होते हैं, इनको कट करिए केवल मात्र वालों को। ठीक है, परिभाषा व्याख्या देना भी गलत होता है। परिभाषा और व्याख्या यहाँ पर मिल गया। बाजार की परिभाषा और प्रकारों पर लंबा व्याख्यान देना, तो इससे क्या बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। इनको प्राइमरी लेवल पर किसी भी जो है परिभाषा, सूत्र, व्याख्या की जरूरत नहीं होती है। सी ऑप्शन कह रहा है छात्रों के स्थानीय बाजार के भ्रमण पर ले जाना और कक्षा में क्रेता विक्रेता का रोल प्ले करवाना। तो हाँ, ये सबसे सटीक है। क्यों? क्योंकि बाजार भ्रमण पर ले जाएंगे, उसके बाद बच्चों को दिखाएंगे कि उसमें क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं, उनका रोल प्ले करवाइए स्कूल में। ठीक है, क्लास के अंदर। तो ये एकदम सटीक जवाब है। बाजार का चित्र बनाने के लिए करना, तो इससे बच्चा नहीं सीखेगा। जब बच्चे को आप प्रत्यक्ष रूप से भ्रमण के लिए ले जाएंगे, उसके बाद रोल प्ले करवाएंगे, तो बच्चा बाजार को एक अच्छी तरीके से सीख पाएगा। ऑप्शन 47 का सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में समय रेखा यानी टाइमलाइन का प्रयोग शिक्षण को कैसे प्रभावी बनाता है? तो क्या कक्षा को सजाने में मदद करता है? तो सजाने में मदद आदि नहीं, गलत हो जाएगा। यह ऐतिहासिक घटनाओं को दो क्रम अवधियों के बीच में संबंध बनाने में मदद करता है। तो हाँ, ये हो सकता है। यहाँ पर अगले विकल्प देखें, तो ऑप्शन सी कह रहा है भूगोल को पढ़ाने में मदद करता है। तो नहीं, यह कोई विशेष उपयोगी नहीं। तो क्यों नहीं उपयोगी है? बहुत उपयोगी है सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए एनिमेशन मेथड के तहत हम सभी
सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट निकल कर आ रहा है। ये ऐतिहासिक घटनाओं और क्रम और दो अवधियों के बीच संबंध को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रभावशाली बनाता है इसमें। तो आपका समय रेखा ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा पोर्टफोलियो क्या है? तो क्या साल के अंत में ली गई एक परीक्षा है? तो साल के अंत में ली गई परीक्षा ये नहीं होती है। छात्रों को कार्य जैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, कलावृत्ति एक निश्चित अवधि में व्यवस्थित संग्रह को उनकी प्रगति को दर्शाता है। तो हाँ बिल्कुल, आपका पोर्टफोलियो जो होता है एक निश्चित समय अवधि के बीच में बच्चे ने क्या कुछ सीखा है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र के उसमें एक जो है पोर्टफोलियो जो बनता है, एक नोट्स होता है बच्चे का हर चीज़ के बारे में, कहाँ पे गलती कर रहा है, कहाँ पे क्या सीखा, कहाँ पर कौन चीज़ ज़्यादा सीखा, किस वातावरण में बच्चा ज़्यादा सीख रहा है, किस में कम सीख रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखित होती हैं। तो पोर्टफोलियो आपका ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यपुस्तकें कैसी होनी चाहिए? तो क्या एकमात्र स्रोत है ज्ञान का एकमात्र स्रोत होती है? तो नहीं। मोटी और भारी होनी चाहिए? नहीं। ऑप्शन कह रहा है केवल परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होना चाहिए? तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए एनिमेशन मेथड के तहत सब कट गए। बचा क्या? सीखने के लिए संस्थान जो बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ने के अवसर प्रदान करें। तो देखिए यहाँ पर अवसर मिल गया। ठीक है, अवसर जहाँ पर मिलता है, जहाँ बच्चा खुद क्रिएटिविटी कर रहा हो, ऑप्शन आपका हमेशा सही होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निदान्तक मूल्यांकन क्या होता है? जो निदात्मक होता है मूल्यांकन, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो क्या ग्रेड देना नहीं होता। छात्रों को सीखने में कठिनाई और कमियों की विशिष्ट पहचान करना। तो हाँ, निदात्मक मूल्यांकन जो होता है बच्चों को सीखने में जो कठिनाई होती है उनकी पहचान करना, कहाँ पर बच्चा गलती कर रहा है उसकी पहचान करना निदान होता है। और उस समस्या पहचानने के लिए निदान कहेंगे, और समस्या को ख़त्म करना उपचार कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट जा रहा है निदान का। अगर यहाँ पर उपचार पूछता तो समस्या को ख़त्म करना उपचार होता है। अगला क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है? तो समावेशी शिक्षा क्या होती है? जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हों, दिव्यांग, सृजनशील, प्रतिभाशाली, सब जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ पढ़े, वो होती है समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना? तो नहीं, केवल दिव्यांग नहीं होंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन कर सभी प्रकार के बच्चे समान, दिव्यांग, वंचित को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना और इनका ध्यान रखना। तो हाँ बिल्कुल, जो समावेशी शिक्षा होती है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही जा रहा है। हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि एक ही क्लास में सभी प्रकार के बच्चे, चाहे सामान्य बच्चे हों, दिव्यांग बच्चे हों, वंचित हों, पिछड़े वर्ग के हों, सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली, सब कुछ एक साथ। ठीक है, तो ये होती है आपकी जो है समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न, यदि कक्षा में किसी विवादास्पद सामाजिक मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो शिक्षक की भूमिका क्या होगी? यानी कि कोई क्लास है जिसमें विवादास्पद सामाजिक मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? तो चर्चा को तुरंत बंद करा देना चाहिए। क्या आप चर्चा को तुरंत बंद कराएंगे? तो नहीं, चर्चा को तुरंत बंद करवाना उचित नहीं होगा। केवल एक पक्ष का समर्थन करेंगे? तो क्या केवल आप एक पक्ष का समर्थन करेंगे, दूसरे का विरोध करेंगे, इससे कुछ होगा? तो ये आपका गलत विचार हो जाएगा। अगला है आपका ऑप्शन, चलिए डी देखते हैं पहले क्या करें। छात्रों की अपनी राय थोपनी चाहिए? तो छात्रों को अपनी राय नहीं थोपनी चाहिए, छात्रों को हमेशा तर्कपूर्ण तरीके से समझाना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ निकल कर आ रहा है, एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी छात्र सम्मानपूर्वक अपने विचार रखें और तर्कपूर्ण चर्चा करें। तो देखिए, अब कोई भी चर्चा चल रही हो किसी भी मुद्दे पर, तो उसमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को सावधानीपूर्वक, थोड़ा शांति बनाते हुए अपने अपने तर्क को तर्कपूर्ण तरीके से रखें, विचार साझा करें, और सामने वाली पार्टी हो वो भी अपने विचार साझा करे। तो इस तरह से जो है एक छात्र का निर्वहन आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्या शिक्षक का समय बचाता है इसलिए? तो क्या इससे शिक्षक का समय बचता है? तो नहीं, यह शिक्षक को अधिक रोचक तथा प्रभावशाली या प्रभावी स्थायी बनाता है, क्योंकि यह कई इंद्रियां इसमें शामिल होती हैं। तो बिल्कुल इसमें सही जवाब है। जो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं, तो इसमें बच्चे की सर्वाधिक इंद्रियां, चाहे आपका मस्तिष्क हो, आँख हो, कान हो, सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां इसमें कार्यरत होती है, इसलिए सबसे प्रभावशाली शिक्षण भी होती है आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में रचनात्मक चिंतन विकसित करेगा? तो क्रिटिकल थिंकिंग इसमें से कौन सा, यानी क्रिएटिविटी यानी क्रिटिकल थिंकिंग, तो कौन सा इसमें से प्रश्न होगा? तो क्या पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो नहीं, इसमें पानीपत का युद्ध कब हुआ तो आप सीधा सटीक बता देंगे कि कब हुआ।
भारत की राजधानी क्या है, तो सीधा सटीक आप बता देंगे कि भारत की राजधानी कौन सी है, जैसे दिल्ली एकमात्र आंसर हो जाएगा। संविधान के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन डी, तो संविधान के सीधा अध्यक्ष आप बता देंगे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो आप इसके एक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जा रहा है। अगर भारत में मानसून विफल हो जाए तो किसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तर्क दीजिए। तो इसमें क्या करेगा बच्चा, अपनी अपनी सोच को अपने अपने अलग अलग तरीके से बताएंगे। प्रत्येक छात्र इसको, एक जवाब इसका नहीं होगा, प्रत्येक छात्र अपना जो तर्क होगा अपना तर्क पेश करेगा, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग ऑप्शन सी में क्वेश्चन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में परियोजना विद यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन माने जाते हैं, तो कौन, जॉन डीवी केसिस, किलपैट्रिक, या फिर रूसो, या फिर फ्रोवेल, या फिर मॉन्टेसरी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान की परियोजना विधि का पूछा है, तो परियोजना विधि के जो जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, इनको माना जाता है, ठीक है। WH किलपैट्रिक को परियोजना विधि का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जो है अक्षांश एवं देशांतर पढ़ाना चाहती है, इसके लिए उपयुक्त शिक्षण सहायता सामग्री कौन सी होगी। देखिए, जो अध्यापिका हैं, अध्यापिका का पढ़ाने जा रही हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो इसके लिए सबसे अच्छी जो ये इसमें कौन सा होगा, ब्लैक बोर्ड पर चित्र रेखा बनाना, या फिर ग्लोब, या फिर भारत का मानचित्र, या फिर एटलस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ग्लोब के द्वारा। अक्षांश और देशांतर ग्लोब के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, तो ग्लोब इसमें सबसे सटीक हो जाएगा, ठीक है। ग्लोब के द्वारा अक्षांश और देशांतर पढ़ाया जाता है। ये क्या होते हैं, ये आपके अक्षांश होते हैं, ठीक है। जो आपके इसमें खड़ी लाइनें होती हैं ये देशांतर होती हैं। नेक्स्ट, सहकारी अधिगम क्या होता है, सहकारी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग, क्या छात्र चुपचाप अकेला बैठकर पढ़ने होता है, या फिर छात्रों के समूह को एक साथ काम करना, या फिर, हाँ यहाँ पे देखिए अकेला, तो अकेला मिल गया, केवल अकेला, तो चुपचाप बैठकर पढ़ेगा क्या सहकारी अधिगम में, तो नहीं, आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी कह रहा है छात्र छोटे समूह के साथ एक साथ काम करते हैं और एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का अर्थ क्या होता है, तो क्या हर महीने परीक्षा लेना, साल के अंत में परीक्षा लेना, तो हर महीने ना ही परीक्षा लेंगे ना साल के अंत में लेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतरता अंतराल पर छात्रों को मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। और सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो उसका पढ़ाते समय ही मूल्यांकन करिए, छात्रों से जो चीज़ पढ़ाई है उससे संबंधित प्रश्न करिए, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्मितवादी कक्षा में ज्ञान का निर्माण कैसे करेंगे, यह ज्ञान का निर्माण कैसा होता है निर्मितवादी कक्षा में, तो शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान को जैव का स्वीकार करना, तो क्या यह कोई निर्माण होगा बच्चों में, तो नहीं। पाठ्यपुस्तक का रटकर बच्चा ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन सी कह रहा है छात्रों द्वारा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर नए ज्ञान के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर अंतःक्रिया करके, तो हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन सी। छात्रों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर नए ज्ञान के साथ सक्रिय रूप से जोड़कर अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता, तो वो क्या होती है, क्रिएटिविटी लर्निंग, या फिर आपका निर्मितवादी कक्षा होगी, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल एसएसटी के 60 प्रश्न, प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 था। अब आप ये बताएं 60 में से आपने कितने सही विकल्प या सही उत्तर दिए हैं, ठीक है। एकदम सही सही बताएं कि कितने आपने दिए हैं। क्या आपको ये वीडियो पसंद आई, नहीं आई, इस बारे में भी अपनी राय नीचे कमेंट करें, और अन्य प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।